सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता। ये सृष्टि की एक बहुत ही खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। इसलिए किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटाकर आशा का प्रकाश फैलाती है। जी हाँ, एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। इसलिए जल्दी जगना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए जमीर से हो। बिल्कुल, सवेरे उनके लिए नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद कुछ पाने की उम्मीद रखे हैं। उम्मीद की इसी लौ के साथ करें हमारे साथ अपने दिन का आगाज। सुप्रभात, नमस्कार, हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। भारत दुनिया के सबसे बड़े मजबूत और लोकतांत्रिक देशों में से एक है। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वो दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश के आजाद नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है। संविधान दरअसल हमारे देश की आत्मा है। इसमें दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, तो वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्यों में हमें हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर के दिन भारत में संविधान दिवस मनाया गया। संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष रूप से मौजूद रहे। संविधान दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में विशेष सभा को संबोधित किया। संविधान के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों, अधिकारों का जिक्र किया और इसके प्रति निष्ठा रखने की बात कही। आइए सुनते हैं संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आज का दिवस बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आज़ादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहाँ पहुँचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आज़ादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया
भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। भारतीय संविधान के महत्व के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूँ। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। At the outset, I pay my gratitude to the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad ji, Chairman of the Drafting Committee, Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, and the members of the Constituent Assembly for providing direction for nation building. Their overreaching framework continues to guide us in the collective endeavor of our nation to scale new heights amidst the contemporary national and international challenges. Our Constitution, in essence, is a statement of values, ideas, ideals, seeking to ensure justice, liberty, and equality for all in the true spirit of fraternity, and is a guide to peaceful democratic transformation, enabling the people to fulfill their aspirations. Our Constitution is marked by innovative borrowing from various sources and selective adoption, integrating the long-held indigenous values and Western concepts also. It exemplifies the essential Indian worldview that believes in welcoming noble thoughts from all over the world and adopting them in our national context. संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ऑनलाइन क्विज को भी लॉन्च किया। संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित इस ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। हम भारत के लोग, इन शब्दों से आरंभ होने वाले हमारे संविधान से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। संविधान सभा के सदस्यों ने जनप्रतिनिधि की हैसियत से संविधान के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा और बहस की। वे साधारण लोग नहीं थे। उनमें से अनेक सदस्य कानून के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे।
अनेक सदस्य अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान थे और कुछ तो दार्शनिक भी थे, लेकिन संविधान के निर्माण में वे सभी संविधान सभा के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में ही भाग ले रहे थे। उनके शब्दों के पीछे उनके सत्कार्यों और नैतिकता का आभा मंडल था। उनके चरित्र की महानता का परिचय हमारे स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के दौरान लोगों को मिल चुका था। संविधान निर्माण के लगभग 3 वर्षों में उन महान विभूतियों ने भारत की सामूहिक परिकल्पना को बड़े मनोयोग से स्वरूप प्रदान किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज संविधान सभा की चर्चाओं तथा संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन और अपडेटेड वर्जन के डिजिटल संस्करण जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सभी अमूल्य दस्तावेज सबके लिए सुलभ हो गए। देवियों और सज्जनों, संविधान सभा की चर्चाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए मानवीय चिंतन और चेतना की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। उन चर्चाओं के डिजिटल वर्जन से केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारे देश की महानता और क्षमता की जानकारी मिलेगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन से लोगों को हमारी कला, संस्कृति और परंपरागत कथाओं के महान आदर्शों की झलक कलात्मकता के सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलेगी। शासन व्यवस्था के आधारभूत ग्रंथ की इतनी कलात्मक प्रस्तुति का उदाहरण अन्यत्र शायद ही देखने को मिले। संविधान के अपडेटेड वर्जन से नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों को हमारी संवैधानिक प्रगति की अब तक की यात्रा की जानकारी प्राप्त होगी। संवैधानिक लोकतंत्र के विषय पर ऑनलाइन क्विज कराने की पहल अत्यंत सराहनीय है। यह रोचक माध्यम हमारे नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। पराक्रम, मुझे चाय पीने का थोड़ा सा दिल कर रहा है, तो चाय की चुस्कियां लेंगे। तब तक हम अपने दर्शकों को ब्रेक दे दें। बिल्कुल, तो ब्रेक पर रुकते हैं। हम तो चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं। रंग स्वाद प्रतिष्ठान और रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आइए चलते चलते ब्रेक पर आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम में से एक प्रस्तुति। से ज्यादा विश्वविद्यालय, करीब 50,000 कॉलेज और संस्थान, 15 लाख से ज्यादा स्कूल, 1 करोड़ 10 लाख शिक्षक और 33 करोड़ से भी ज्यादा छात्र छात्राएं। आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। ये बात सच है कि भारत विश्व गुरु रहा है, और मैं तो सोचता हूँ भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात आज के इतिहास की, जिसमें आपके लिए हम हर रोज लेकर आते हैं इतिहास के पन्नों में। तो आज देखते हैं क्या है खास।
मनुष्य अपनी वर्तमान प्रगति के सोपानों की जो दास्तां है, दरअसल पराक्रम वो इतिहास को जानकर, समझकर, उससे प्रेरणा लेकर, उससे कुछ सीख कर ही प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में आज के दिन क्या है खास। 27 नवंबर वर्ष 1795 को पहले बांग्ला नाटक का मंचन किया गया। बांग्ला रंगमंच का 200 साल से भी लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। काल्पनिक संवदल नाम का यह पहला नाटक था जिसका मंचन किया गया। उस अस्थायी सभागार का नाम बंगाली थिएटर रखा गया और उस नाटक में बंगाली कलाकारों ने अभिनय किया। पहले मंचन के 4 महीने के बाद मार्च 1796 को दूसरा मंचन किया गया। 27 नवंबर वर्ष 1888 को गुजरात के बड़ौदा नगर में जन्मे लोकसभा के पहले अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म हुआ। मावलंकर 26 नवंबर वर्ष 1949 को अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने। मावलंकर की कार्यप्रणाली ने भारत की संसदीय संस्थाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे वर्ष 1935 से 1936 के दौरान 2 बार अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। 27 नवंबर वर्ष 1895 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना की गई। इसकी स्थापना डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की। दरअसल अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और विश्व शांति। तो इतिहास के पन्नों से निकलकर बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं टेक क्लास के बारे में। टेक क्लास हमारा एक खास सेगमेंट जिसके जरिए हमारी कोशिश टेक्नोलॉजी के रूप में क्या कुछ दुनिया भर में घट रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे सके। और अमृता, हमने देखा है कि पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी में यानी कि प्रौद्योगिकी में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हुआ है और ये जो इनोवेशन और रिसर्च इस क्षेत्र में हुआ है, जो डिस्कवरीज, जो आविष्कार इस क्षेत्र में हो रहे हैं, उनमें से कुछ आविष्कार कंप्यूटर जैसे थे जो दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आए। कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद इससे जुड़े कई आविष्कार हुए जिन्होंने कंप्यूटर की दुनिया को और भी बेहतर बनाया है। और अमृता, ऐसा ही एक आविष्कार जिसकी बात आज हम टेक क्लास में करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक डायरी, जिसने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया। बिल्कुल सही कहा पराक्रम आपने। बात कहानी की हो या फिर किसी लेख की, डायरी दरअसल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। हमारी भावनाएं उसमें होती हैं। आज भी भावनाओं से भरी डायरी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर ये किसी के हाथ लग गई तो बड़ी परेशानी, खो गई तो और भी परेशानी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डायरी ने इन सभी समस्याओं को दूर किया है। टेक क्लास में जानेंगे क्या है इलेक्ट्रॉनिक डायरी और इसके लिए चलेंगे हमारे सहयोगी नरेंद्र के पास। इलेक्ट्रॉनिक डायरी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज रोजाना के वर्क शेड्यूल को इनपुट करने के लिए, काम की लिस्ट बनाने, अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था करने और अपने कंप्यूटर नेटवर्क पर अपने सहयोगियों के साथ किसी भी जानकारी को शेयर करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डायरी सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का सारा डेटा कंप्यूटर के स्टोरेज में सेव होता है, जबकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का डेटा ऑनलाइन सेव होता है। आज लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डायरी सॉफ्टवेयर में आपको दोनों तरह के ऑप्शन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डायरीज को इंटरनेट की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हैं और आपको इसे खोने का डर भी नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉनिक डायरी न केवल कंप्यूटर में बल्कि स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे सभी डिवाइस में आपको मिल जाएगी, जो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और वेबसाइट के रूप में आपके गैजेट्स में होंगी। ये लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि iOS, एंड्रॉयड, मैकओएस और विंडोज में वर्क करती है। गूगल कीप, सैमसंग नोट्स, गूगल डॉक्स, MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर और एप्स इलेक्ट्रॉनिक डायरी का ही एडवांस्ड रूप है। इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किसी विदेशी ने नहीं बल्कि एक भारतीय ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति सैम पित्रोदा हैं। तो हमारे सहयोगी नरेंद्र ने बताया इलेक्ट्रॉनिक डायरी के बारे में। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेटा को सुरक्षित, सिक्योर रख सकते हैं। और अमृता, अब बात आगे की करें, लेकिन उसके पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। अक्सर जब हम ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, लंबे समय तक एक जैसा बैठते हैं, तो ऐसा उसके बाद उठते हैं तो फील होता है कि कंधों में जकड़न है, बैक एक है, शोल्डर में प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है।
पराक्रम, मैं समझ गई। दरअसल ये जो समस्या है आपके, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ये है फ्रोजन शोल्डर की समस्या। कई घंटे जब हम लगातार कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं या लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो कंधों में जकड़न सी आ जाती है, अकड़न आ जाती है। दरअसल शरीर के हिस्से में रक्त का जो संचार है वो कम हो जाता है। लेकिन पराक्रम, अच्छी बात यह है कि समस्या से हम निजात पा सकते हैं और इससे निजात पाने का सबसे अच्छा जो टूल है, जो हथियार है, वो है योग। तो आइए फिट रहो इंडिया में देखते हैं कैसे पाया जाए फ्रोजन शोल्डर की समस्या से समाधान। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। बहुत लोगों को दिक्कत होती है फ्रोजन शोल्डर की, और बहुत सारी जो क्वेश्चंस है माइंड में आते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या सिर्फ दवाइयाँ, क्या सिर्फ एक्सरसाइज काम करेगी, क्या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडीज है या फिर ऐसी डाइट है जिससे अंदरूनी भी हम अपने फ्रोजन शोल्डर पे काम कर सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल है। सो देखिए, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत रहती है तो आप अपने किचन में से अपनी बहुत सारे स्पाइसेस है जो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पेपरमिंट। राइट, पेपरमिंट जो होता है वो फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप पेपरमिंट टी ले सकते हैं, पेपरमिंट के पत्तों को पानी में उबाल के ले सकते हैं। उसके बाद आता है रोजमेरी। रोजमेरी जो होता है ये एक तरह का हर्ब या स्पाइस होता है। इसको आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। या तो आप इसके फ्रेश पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके सूखे आपको ड्राई लीव मिलते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको लेना कैसे? सुबह 1 चम्मच रोजमेरी पानी के साथ गटक लीजिए और डिनर के बाद 1 चम्मच पानी के बाद गटक लीजिए। इतना ही नहीं, आपका लहसुन भी आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ज्यादा मददगारी साबित होता है। तो लहसुन का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? आप कोई भी सूप बना सकते हैं, जैसे कि आप स्पिनच का सूप बना सकते हैं। आपने पानी लिया, उसमें स्पिनच डाला और उसके अंदर गार्लिक, लहसुन डाला और आप उसमें थोड़ा सा हल्का बहुत नमक और ब्लैक पेपर डाल के आप सूप ले सकते हैं। या फिर आप कलियों का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह 3 से 4 कलियां गार्लिक की, लहसुन की आप पानी के साथ सटक सकते हैं और डिनर के बाद भी 3 से 4 छोटी छोटी कलियां पानी के साथ सटक सकते हैं। याद रखिएगा, आपको गार्लिक को चबाना नहीं है, क्योंकि चबाने से आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक, हमारी हल्दी, क्योंकि हल्दी हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप चाहे सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपना एक काढ़ा बना सकते हैं जिसके अंदर आपको मेथी डालना है, थोड़ा सा अजवाइन डालना है और थोड़ा सा आपको धनिए के पत्ते डालने हैं। उसको पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उस पानी को आप सुबह डिनर के, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद ले सकते हैं। ये आपके फ्रोजन शोल्डर में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। और उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर के अगर आपको हो रहा है तो किन्हीं बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप ज्यादा रेड मीट लेते हैं, नॉनवेज का ज्यादा कंजप्शन करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, वो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे आपका दूध वगैरह, उसका इस्तेमाल भी आपको कम से कम करना है, क्योंकि वो भी आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, कई लोगों की आदत होती है फ्रोजन शोल्डर पे जोर जोर से हाथ को घुमाना, जोर जोर से हाथों को करना, ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपको किसी भी ऐसी मूवमेंट करने में दर्द हो रहा है तो आपको वैसी मूवमेंट्स नहीं करनी है। स्पेशलिस्ट से बताई गई हुई मूवमेंट्स को ही आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको अपने कैल्शियम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज जितना अच्छा आपका कैल्शियम का खाने पीने का इंटेक होगा उतना ही ज्यादा आपका रिकवरी रेट बेटर होगा। तो जैसे कि आप अपनी साग की सब्जी को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। आप ज्वार भी ले सकते हैं, आप रागी भी ले सकते हैं, आप बाजरा भी ले सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर अच्छा प्रोटीन होता है। उसके अलावा आप मशरूम भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा।
और अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, आपको दिक्कत है, तो आपको अभी के अभी अपना स्मोकिंग और अल्कोहल को रोकना पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी फ्रोजन शोल्डर में आपको अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आपने देखा पराक्रम, फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है उसके लिए लाइफस्टाइल में किस तरह का चेंज चाहिए, किस तरीके से एक्टिविटी चाहिए, योग भी इसमें बहुत कारगर होता है। और जिस तरीके से हमारे डाइट एक्सपर्ट ने बताया कि किस डाइट का ख्याल रखें इस समस्या से पार पाने के लिए। किसी भी तरीके की शारीरिक समस्या के लिए बहुत जरूरी है आपका खान पान और आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का, और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं केरल की एक अनोखी कला कलरी पायट्टू के साथ। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक खास अंदाज में जमीन से उछलकर करतब करते, तलवार चलाते ये लोग केरल की मार्शल आर्ट कलरी पायट का अभ्यास कर रहे हैं। दुनिया की प्राचीनतम वैज्ञानिक मार्शल आर्ट कलरी पायट को केरल के गौरव के रूप में जाना जाता है। लगभग 3000 बरस पुरानी ये मार्शल आर्ट न केवल एक डिफेंस टेक्निक है बल्कि कला का भी अद्भुत नमूना है, जिसमें तलवार, कटार, भाला, मुग्दर और धनुष बाण जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। ये कला सिर्फ व्यायाम और शारीरिक चुस्ती फुर्ती तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक जीवन शैली बताई जाती है। ये सीखने वाले व्यक्ति को न सिर्फ एक प्रबल योद्धा बनाती है बल्कि इसके जरिए लोग चिकित्सा की कला भी सीख जाते हैं। मूल रूप से केरल के मध्य और उत्तर भाग में, कर्नाटक और तमिलनाडु के नजदीक वाले भाग में अधिक प्रचलित कलरी पैट का अभ्यास कलरी में किया जाता है, जिसे आम भाषा में इस कला का अखाड़ा भी कहा जाता है। कलरी प्रशिक्षण आमतौर पर 7 बरस की आयु से शुरू हो जाता है। हालांकि इस कला को गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। मेरे गांव में